हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एकदम सही। एक बार देख लेते हैं, लास्ट क्लास में कोई सवाल तो नहीं था ना? नहीं, एक दो सवाल नहीं था, काफी सारे थे, सॉरी। आई होप आप सभी बच्चों ने इन सारे सवालों को अटेम्प्ट कर लिया होगा, है ना? और इन हाइलाइट्स को ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं पिछली क्लास में भी कह चुका हूँ, है ना? जैसा मैं पिछली क्लास में भी कह चुका हूँ कि ये जो हाइलाइट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर प्रॉब्लम्स, है ना? दे आर क्वेश्चंस, राइट? और इन क्वेश्चंस को अगर अच्छी तरीके से कीजिएगा और इसको थोड़ा ध्यान भी रख लीजिएगा तो बहुत बार ऐसे सवाल है, जैसे जेई एडवांस में लास्ट ईयर भी एक सवाल आया था हाइपरबोला पे, जो बिल्कुल एकदम हाइलाइट्स पे ही बेस्ड था, है ना? और ऐसे बहुत साल आ चुके हैं ना, बहुत बार आ चुके हैं और बहुत सालों से आ चुके हैं ना। जब हम इसकी बात करेंगे, एक लास्ट में भी एक सवाल है जो पूछा जा चुका है ना, ये वाला सवाल। The area of the triangle formed by the 3 points on a parabola is twice the area of the triangle formed by the tangent of these points. ये भी सवाल as it is जेई एडवांस पूछ चुका है ना, as it is जेई एडवांस पूछ चुका है। तो इसमें से काफी सारी चीजें जो हैं टाइम टू टाइम पूछी जाती हैं ना, इसमें बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम पूछी जाती हैं। हाँ, चलो देखते हैं आगे सवाल। पहला कह रहा है कि द टेंजेंट नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑफ द पैराबोला इज इंटरसेक्ट द एक्सिस एट टी एंड जी। तो डायग्राम इधर बना के देख लेते हैं। If the tangent and normal at any point P of the parabola intersects the axis at T and G, तो हम लोगों ने किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट और नॉर्मल है, लाइक दिस, आई थिंक, है ना? ये कोई पॉइंट है P, है ना? P पॉइंट, और इस पॉइंट को आप मान सकते हैं गाइस 80 स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है, तो मैं आई होप आप सब अटेम्प्ट करके आए होंगे, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली इन सारे सवालों को सॉल्व करता जा रहा हूं, है ना? इन सारे फॉर्मूले को, मतलब इन सारी चीजों को याद भी रखेंगे, टाइम टू टाइम हम इसका रिवीजन भी करेंगे, सो दैट कि हमारी जहन में बिल्कुल अच्छी तरीके से याददाश्त में मिल जाए। और बोला क्या कि टी और जी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो टेंजेंट इज इंटरसेक्टिंग एट टी एंड नॉर्मल इज इंटरसेक्टिंग एट जी। और ये पैराबोला हम वही अपना स्टैंडर्ड पैराबोला ले रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और ये इसका फोकस है गाइस एस ए कॉमा 0। ये आपका फोकस है एस ए कॉमा 0, है ना? देख लीजिएगा ध्यान से। तो if the tangent normal at any point P of the parabola intersect the axis in T and G, ST equal to SG equal to SP, S is the focus, है ना? तो पहली चीज हम ST, SG और SP को बराबर प्रूव करेंगे। तो ST, SG, SP एक बार मार्क करते हैं। ये है आपका ST, ये है आपका SP और ये है आपका SG। तो क्या हम ST, SG और SP तीनों चीजें निकाल सकते हैं? आंसर इज यस। कैसे साहब? देखिएगा, पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं ना, ty इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। ये जहां भी x एक्सिस को काटेगा वहां y 0 होगा, और जब आप y को 0 कीजिएगा तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस ऑफ ए टी स्क्वायर। यानी जिस पॉइंट t की बात हो रही है यहां पे, इसका कोऑर्डिनेट है दोस्त माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0, माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0, है ना? अगर कोई पूछे g कैसे निकलेगा साहब, तो g निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस ए टी क्यूब, ऐसा होता है ना? y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस ए टी क्यूब, और यहां पे फिर से अगर हम y को 0 कर देते हैं तो यहां से tx इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 280 प्लस ए टी क्यूब। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, है ना?
तो x की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस ए टी स्क्वायर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a प्लस ए टी स्क्वायर, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2a प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा 0। लेट अस कैलकुलेट नाउ st। तो अगर आप st निकालते हैं बच्चों, st लेंथ है ना, st लेंथ, st ये वाला लेंथ है, st ये लेंथ देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला पार्ट a है और ये माइनस ए टी स्क्वायर है ना, ये यहाँ से यहाँ तक a है और ये माइनस ए टी स्क्वायर है, तो डिस्टेंस है तो ए टी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो a है ना इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और माइनस इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो a प्लस ए टी स्क्वायर st। आपको ये समझ में आया ये कैसे निकला st? ये वाला डिस्टेंस a है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए टी स्क्वायर है, डिस्टेंस है ना, माइनस ए टी स्क्वायर नहीं बोलेंगे क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव लेंगे। तो ये ए टी स्क्वायर ये a, तो ये st हो जाएगा a प्लस ए टी स्क्वायर। ऐसे ही कोई बोले सर sg निकालिए, तो बच्चों ये है 2a प्लस ए टी स्क्वायर और उसमें से माइनस इसका x कोऑर्डिनेट कर दीजिए। तो अगर 2a प्लस ए टी स्क्वायर में से अगर हम इसका x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास है ना 2a प्लस ए टी स्क्वायर में से अगर हम a घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आता है दोस्त, a प्लस ए टी स्क्वायर। कमिंग टू sp, sp फोकस से पॉइंट p का डिस्टेंस है ना, फोकस से पॉइंट p का डिस्टेंस। अगर आप में से कोई सोच रहा है सर फोकस से पॉइंट p का डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लें, तो ये बेवकूफी होगी। मैंने आपको बतलाया था कि ये अगर कभी भी पूछ रहा हो कि फोकस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितने के बराबर है, तो हम लोग दिस इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। ये पहले भी बतला चुका हूं, ये एक्चुअली पैराबोला का डेफिनेशन ही है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका एस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होगा, बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर ये पैराबोला का डेफिनेशन है तो लेट अस राइट डाउन द डायरेक्ट्रिक्स गाइस, है ना, डायरेक्ट्रिक्स लिख देते हैं, है ना। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था, डायरेक्ट्रिक्स होता था भाई x इक्वल टू माइनस ए, है ना, x इक्वल टू माइनस ए। तो इस पॉइंट का इससे जो डिस्टेंस है ना, ध्यान से देखते रहना बच्चों, है ना, यहां से हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया भाई, इसको अगर मैं m कहता हूं, है ना, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है m, तो ये जो pm है और ये जो sp है दे मस्ट बी सेम, pm एंड sp मस्ट बी सेम। क्यों सर, क्यों सेम होगा? क्योंकि जो पैराबोला है ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस ही होता है जिसका फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। बिल्कुल आप पढ़ चुके होंगे, है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो बच्चों ये वाला डिस्टेंस है a और ये वाला डिस्टेंस है ए टी स्क्वायर, है ना, ये वाला डिस्टेंस है a और ये वाला डिस्टेंस है ए टी स्क्वायर। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस sp का भी कितना हो जाएगा, a प्लस ए टी स्क्वायर, यानी कि दिस इज ऑल्सो a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। तो क्या सभी बच्चों को दिख गया कि st इक्वल टू एस जी इक्वल टू sp, है ना, बिल्कुल कैलकुलेट करके दिखा दिया, st इक्वल टू एस जी इक्वल टू sp, है ना। जरा ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अच्छा, इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से भी क्रैक कर सकते थे, बिना डिस्टेंस निकाले भी क्रैक कर सकते हैं। कोई पूछे सर कैसे क्रैक कीजिएगा बिना डिस्टेंस निकाले, है ना, सुनना ध्यान से। यहां पे आपको पता है कि ये टेंजेंट और नॉर्मल है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा दोस्त, दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, है ना। ध्यान से देखिएगा तो आपको आसानी से दिख जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। और ये 90 डिग्री कौन बना रहा है, ये टीजी बना रहा है ना, दिस टीजी इज मेकिंग 90 डिग्री। ध्यान सुनना, तो अगर ये टीजी इस पी पे 90 डिग्री बना रहा है तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो पीटीजी है एक यहां सेमी सर्कल बन जाएगा? सोचिए आप, क्या आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि ये पीटीजी से एक सेमी सर्कल बनेगा? अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है कि पीटीजी एक सेमी सर्कल बना रहा होगा, क्योंकि देखो ये 90 है और अगर ये 90 है और ये वाली चीज अगर डायमीटर आपने कंसिडर की दोस्त, है ना, ये डायमीटर कंसिडर की, तो इस तरीके से एक सेमी सर्कल बनने वाला है, इस तरीके से। किस तरीके से? इस तरीके से, है ना, सेमी सर्कल बनेगा, क्योंकि ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री। तो अब आप सोचिएगा कि अगर मैं इसको डायमीटर बोल रहा हूं तो टीजी का मिड पॉइंट मस्ट बी सेंटर। तो भाई टीजी का मिड पॉइंट क्या होगा, दिस प्लस दिस अपॉन 2, है ना। टीजी का मिड पॉइंट क्या होगा, 2a प्लस ए टी स्क्वायर और माइनस ए टी स्क्वायर का सम अपॉन 0। तो जब 2a प्लस ए टी स्क्वायर और माइनस ए टी स्क्वायर करोगे, है ना, और वहां से ए टी स्क्वायर कट जाएगा तो 2a अपॉन 2 आएगा, तो यानी ये सेंटर हो गया, उस सेमी सर्कल का ये सेंटर हो गया। अगर बेटा ये सेंटर हो गया तो आपको तो ये बहुत ऑब्वियस दिख गया ना कि एस जी, एस टी और एस पी तीनों रेडियस है। एस जी, एस पी और एस टी तीनों क्या है, रेडियस। तो सबसे पहली चीज इस सेकंड मेथड में मैंने क्या बतलाया, ओरली प्रूफ हो चुका है ना, ओरली प्रूफ हो चुका है।
कि यहां से आपके पास एक सर्कल सेमी सर्कल होगा पीटीसी, बिकॉज दिस इज 90, सो टीजी इज डायमीटर, टीजी का मिड पॉइंट विल बी सेंटर, तो टीजी का मिड पॉइंट कैसे निकाला, -80² प्लस 280², 2a प्लस 80², 80² कट गया अपॉन 2, तो ये आ गया सेंटर। तो सेंटर से ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब सर्कमफ्रेंस के पॉइंट है, तो अपन डेफिनेटली बोल सकते हैं क्या कि ये तीनों बराबर होंगे, एस टी, एस जी और एस पी, है ना। बोलो, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, है ना। तो हम लोगों ने यहां तक काम कर लिया है कि द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑफ दिस पैराबोला इंटरसेक्ट इन टी एंड जी, तो एस टी एस पी बराबर, इन अदर वर्ड्स, है ना, ये ध्यान से पढ़िएगा, इन अदर वर्ड्स द टेंजेंट एंड नॉर्मल at a point P on the parabola are the bisectors of the angle between focal radius SP and the perpendicular from P on the directrix। ठीक है, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, फोकल रेडियस, पहले तो ये समझिए कि फोकल रेडियस क्या हुआ सर। तो किसी भी पॉइंट का फोकल रेडियस उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, है ना। अगर कोई बोलता है कि फोकल रेडियस ऑफ P, फोकल रेडियस ऑफ P, तो ये किसके बराबर होगा, दिस इज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम फोकस। ठीक है, याद रहेगी बात कि अगर कोई बोलता है कि किसी भी पॉइंट का फोकल रेडियस, है ना, किसी भी पॉइंट का ऑन द पैराबोला या ऑन द हाइपरबोला, ऑन द एलिप्स, जो भी है ना, पॉइंट कर पे होना चाहिए बस, है ना, उस पॉइंट का कोई बोलता है भाई फोकल रेडियस, तो हम लोग बोलते हैं कि उसका फोकस से डिस्टेंस, है ना, उसका फोकस से डिस्टेंस, उसका कहां से डिस्टेंस, फोकस से डिस्टेंस। ठीक है बात। तो बोले इन अदर वर्ड्स द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट P ऑन द पैराबोला, मतलब टेंजेंट नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो किसकी बात कर रहा है, देखना, ये टेंजेंट हुआ और ये आपका नॉर्मल हुआ, और ये हुआ इसका फोकल रेडियस दोस्त, है ना, ये इसका फोकल रेडियस हुआ। तो बोल रहा है कि जो टेंजेंट और नॉर्मल है दैट इज बाइसेक्टर, है ना, दैट इज बाइसेक्टर ऑफ द फोकल रेडियस एंड, सुनना ध्यान से, in other words the tangent and normal at a point P on the parabola are the bisectors of the angle between the focal radius and the perpendicular from P on the directrix। मतलब P से जो perpendicular directrix पे ड्रॉ किया, ये देखिए इसकी बात कर रहा है, PM की बात कर रहा है। तो बोलता है ये जो टेंजेंट है और ये जो नॉर्मल है वो किसका बाइसेक्टर है, वो इस फोकल रेडियस का, और ये जो P से मैंने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डायरेक्ट्रिक्स पे, इसका बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर है। तो चाहो तो तुम इसको थोड़ा बैकवर्ड भी प्रोड्यूस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको थोड़ा सा ऊपर भी ले जाओ, तब दोनों बाइसेक्टर दिखने चाहिए। अब आपको, तब आपको दिख गया एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और इनके बाइसेक्टर्स कौन है, ये टेंजेंट और ये क्या, नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल। आप एक चीज जानते हैं ना कि एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल होता है 90, है ना। एंगल बाइसेक्टर्स मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था, एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। तो अगर मैंने प्रूफ कर दिया, ध्यान से सुनना, अगर मैंने प्रूव कर दिया कि भाई ये जो फोकल रेडियस है एसपी वाली लाइन को थोड़ी मैंने पीछे खींच दी है ना, थोड़ा सा फील आ जाए, तो ये जो एसपी यानी कि ये लाइन और पी से जो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये लाइन, इन दोनों का अगर मैंने प्रूव कर दिया कि टेंजेंट बाइसेक्टर है, क्या बाइसेक्टर है, टेंजेंट बाइसेक्टर है, तो नॉर्मल अपने आप बाइसेक्टर हो जाएगा। पहले इस बात से सहमत है या नहीं है, पहले ये बताइए। अगर मैंने प्रूव किया तो टेंजेंट बाइसेक्टर है तो नॉर्मल अपने आप बाइसेक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज एट 90 डिग्री। एंगल बाइसेक्टर हमेशा एक दूसरे पे कितना कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, है ना। तो अब सुनिएगा, मैं टेंजेंट को बाइसेक्टर प्रूव करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहली चीज ध्यान से देखिएगा ना, सबसे पहली चीज ध्यान से देखिएगा कि मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, है ना, दो ट्रायंगल ले रहा हूं। एक ट्रायंगल ले रहा हूं ये वाला, नहीं छोड़ो, दो ट्रायंगल लेने की जरूरत नहीं। अब अपन ध्यान से देखें ना, ये एंगल को अगर मैंने थीटा माना दोस्त, है ना, ये एंगल को थीटा माना, एकदम आराम से देखना, तो ये वाला और ये वाला बराबर लेंथ है। सोचो क्यों भाई, अभी प्रूफ किया ना भाई, एस टी इक्वल टू एस पी, तो ये वाला भी थीटा होगा बॉस, है या नहीं? सोचना, ये थीटा है और ये भी थीटा है, ये थीटा है और ये भी थीटा है, ये दोनों थीटा है, ये दोनों क्या है, थीटा है। समझ में आ रही बात मेरी? क्यों? क्योंकि एस टी और एस पी आर इक्वल लेंथ, एस टी और एस पी आर इक्वल लेंथ, तो ये बेस एंगल्स हुए। आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल्स मस्ट बी इक्वल। दूसरी बात ये देखना, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है ना, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल है,
आपने पढ़ा होगा ऑल्टरनेट एंगल, है ना, ये लाइन ध्यान से देखिए और ये लाइन पैरेलल है ना, और ये एक ट्रांसवर्सल है। समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है मेरी बात, सुनना ध्यान से, है ना। फिर से एक बार देखते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है ना, क्योंकि इससे इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और ये इसमें परपेंडिकुलर है, तो दीज टू लाइंस आर पैरेलल, और ये है आपका ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल से बराबर। तो अगर ये एंगल ऑल्टरनेट से बराबर, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, और ये मैंने थीटा प्रूव कर ही दिया था। तो इसका मतलब ये जो टेंजेंट हरी वाली लाइन है, ये इन दोनों का बाइसेक्टर प्रूव कर दिया ना मैंने, इन दोनों का, किसका किसका, फोकल रेडियस का, और ये जो पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डायरेक्ट्रिक्स पे, इसका ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, क्योंकि ये भी थीटा ये भी थीटा। अब मैंने बोला था कि जो टेंजेंट से 90 डिग्री पे होगा वो भी बाइसेक्टर होगा, क्योंकि दोनों बाइसेक्टर एंगल, बाइसेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, यानी कि फिर हम बोल सकते हैं कि ये भी बाइसेक्टर ही होगा। तो यानी कि अगर ये एंगल अल्फा है बॉस, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, है ना। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यानी कि अगर टेंजेंट बाइसेक्टर है तो नॉर्मल भी बाइसेक्टर होगा, यानी हम बोल सकते हैं ये दोनों एंगल्स मस्ट बी इक्वल, ये दोनों एंगल मस्ट बी इक्वल। ये हो गया आखिरी पार्ट, और इसमें बस एक लाइन और बची है, उसको भी हम खत्म करते हैं। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट ऑल द रेज एमिनेटिंग, एमिनेटिंग मतलब ऑल द रेज जो निकल रहे हैं, है ना, एमिनेटिंग फ्रॉम S will become parallel to the axis of parabola after reflection। ये बोल रहा है क्या लास्ट पार्ट, कि जो S से अगर हम लोगों ने बोला कि रे ऑफ लाइट निकलती है, तो वो पैराबोला को स्ट्राइक करने के बाद एक्सिस ऑफ द पैराबोला के पैरेलल जाएगी, है ना। यही कहता है कि फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट ऑल द रेज एमिनेटिंग फ्रॉम S will become parallel to the axis of the parabola after reflection। ये दिख रहा है यहां से यहां पे अगर आपने कोई सोर्स रख दिया है ना, यहां पे अगर कोई एक लाइट सोर्स रखा आपने, मान लीजिए यहां पे एस पे, तो यहां से मान लीजिए एक लाइट ट्रेस करते हैं ना, यहां से एक ये लाइट निकली यूं, और इसने पैराबोलिक मिरर को किया स्ट्राइक यूं, टक, दिख रहा है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि यहां से ये पॉइंट से इस रे निकला, और रे निकलने के बाद ये स्ट्राइक कर गया पैराबोलिक मिरर पे। अब यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा भैया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता ही है फॉलो करता है, क्यों करता है ये लोग इनसे पूछ लीजिएगा, है ना। बाकी हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। तो आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड, आप समझ रहे हो ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, ये नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो ये रे इधर से गया और यहां टक से आवाज आई थी, वो यहां से फिर इधर की साइड निकल जाएगा, यानी कि ये किससे निकल गया, एक्सिस के पैरेलल। उल्टा भी होगा, उल्टा होगा मतलब कोई रे ऑफ लाइट अगर एक्सिस के पैरेलल आती है, मान लीजिए यूं जुक, और मान लीजिए यहां पे जाके ये इंटरसेक्ट करती है, तो फिर यहां लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, तो किसके थ्रू निकलेगा, फोकस के थ्रू। कोई बोले सर इसके आगे अगर मानने ले जाए तो इसके आगे क्या होगा, जैसे इधर से गया टकराया, फिर क्या किया, फोकस के थ्रू निकला, फिर यहां टकराएगा, और यहां टकराएगा, फिर से यहां लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, और फिर उसका पैरेलल निकल जाएगा। मतलब खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाएगा, है ना। समझ रहे हो बात को, क्लियर है तो बता दीजिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द पोर्शन ऑफ ए टेंजेंट टू अ पैराबोला कट ऑफ बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द फोकस। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं दोस्तों। सब लोगों ने इसको मेरे ख्याल से अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा, नहीं किया था तो मतलब क्या बोलूं, मतलब करना तो पड़ेगा मुझे, क्योंकि लास्ट क्लास में दिया था मैंने करने के लिए आप सभी को। ओके ओके चलो देखते हैं। ठीक है, ये है, ये डायरेक्ट्रिक्स आपका x प्लस ए इक्वल टू 0। बोल रहे क्या कि जो पोर्शन ऑफ टेंजेंट है बिटवीन कहां कहां, बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व, है ना, बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व। तो एक टेंजेंट बनाओ पहले तो, है ना। तो बोला कि द पोर्शन ऑफ टेंजेंट कट ऑफ बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व, है ना।
तो यहां और यहां के बीच में जो कट ऑफ है ना टेंजेंट का, दिस इज द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और इसका वो पोर्शन किसका, टेंजेंट का वो पोर्शन जो किसके बीच में कट ऑफ है, बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व, है ना। ये क्या कह रहा है कि ये फोकस पे 90 डिग्री बना रहा है दोस्त, ये फोकस पे कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है ना, ये 90 डिग्री बना रहा है। और इस तरह का हाईलाइट आपका एलिप्स में भी मिलेगा और हाइपरबोला पे भी मिल जाएगा। एलिप्स और हाइपरबोला में बिल्कुल ऐसे ही प्रूफ होगा, है ना, तो वहां मैं प्रूफ नहीं करूंगा, यहां मैं प्रूफ करके आपको दिखा दे रहा हूं कि अगर ये एंगल 90 एकदम एग्जैक्टली सेम मतलब वो मिलेगा आपको हाईलाइट कि एलिप्स में भी मिलेगा और हाइपरबोला में कि पोर्शन ऑफ द टेंजेंट कट ऑफ बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व मस्ट बी सबटेंडिंग अ राइट एंगल एट द फोकस। ये आपका एलिप्स में भी मिलेगा, हाइपरबोला में भी मिलेगा और पैराबोला में तो है ही, आपको दिख ही रहा है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल सा है कि इसका और इसका स्लोप निकालेंगे और दोनों का प्रोडक्ट क्या कर देंगे, -1। तो स्लोप निकालना बड़ा आसान काम है अगर दोनों पॉइंट्स पता हो। जैसे ये 80 स्क्वायर 280 है बॉस, है ना, ये पॉइंट का स्लोप है a,0, ठीक है। तो इस पॉइंट को P नाम देते हैं और इसको S लिख लेते हैं। तो हम अगर इस SP का स्लोप निकालें ना, SP का, तो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट माइनस डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट, दैट इज 80 स्क्वायर माइनस a, है ना। तो यानी यहां से क्या आ रहा है भाई, 2t अपॉन टी स्क्वायर -1। तो किसी भी पॉइंट का फोकस से ज्वाइन करने के बाद या किसी भी फोकल रेडियस का अगर आप स्लोप निकालिएगा तो दैट इज 2t अपॉन टी स्क्वायर -1। कोई बोले सर ये स्लोप कैसे निकालिएगा, जैसे इसको हम मान लेते हैं k मान लेते हैं ना, इसको k मान लेते हैं। बोलेगा कोई कि k पॉइंट कैसे निकलेगा सर, बहुत आसान है, कैसे भैया, हम लोग बोले पहले टेंजेंट लिख लीजिए टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर और इसको सॉल्व कर दीजिए किसके साथ, ये देखिए ना k किसका किसका इंटरसेक्शन है, डायरेक्ट्रिक्स और टेंजेंट का। तो यानी इसको x प्लस ए इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू -a के साथ सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू -a रख दीजिए इसमें, तो टी वाई इक्वल टू देखिएगा -a प्लस 80 स्क्वायर, मतलब यहां से y की वैल्यू आ रही है दोस्त a इंटू टी स्क्वायर -1 अपॉन टी, ये आ गया आपको y की वैल्यू, यानी कि k का x कोऑर्डिनेट तो -a ही होगा, बेहतरीन बात है। और इसका y कोऑर्डिनेट बिल्कुल आराम से निकल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, दिस अपॉन टी। अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ एसके, है ना, एसके का स्लोप k यहां पर है ना, तो सबसे पहले y का डिफरेंस, तो दिस -0 करोगे तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, 80 स्क्वायर -1 अपॉन टी। फिर नीचे आएगा आपका ये -a, तो -a इज -2a, तो -a इज -2a, तो दिस इज गोइंग टू बी, देखना, टी स्क्वायर -1 अपॉन टी या 2t विथ अ माइनस साइन, ये बन गया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ एस के इंटू एस पी, तो मेरे ख्याल से आप दोनों का प्रोडक्ट लिखिएगा ना, 2t अपॉन टी स्क्वायर -1 इंटू दिस, क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ 2t अपॉन, नहीं सॉरी, नेगेटिव ऑफ टी स्क्वायर -1 अपॉन 2t। तो आप देख लो सब कट जाएगा और ये बचेगा कितना, -1। ये -1 अपने आप में इंप्लाई करता है कि ये एंगल कितना होगा, 90। अगर क्लियर है तो बतला दीजिए और लिख लिया हो तो डन कर दीजिए। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट से पहले हम ये फोर्थ वाला कर रहे हैं ना, थर्ड वाले से पहले ये फोर्थ वाला कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। फोर्थ वाला क्या कहता है कि एनी टेंजेंट टू ए पैराबोला, है ना, फोर्थ वाला पहले कर रहे हैं, थर्ड वाला हम थोड़ी देर के बाद कर लेंगे। एनी टेंजेंट टू ए पैराबोला, है ना, कोई भी टेंजेंट बनाइए आप पैराबोला पे, एंड द परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम द फोकस। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड बात होती रहती है ना सवालों में। तो कोई भी आप पहले एक टेंजेंट बना दीजिए इस पैराबोला के ऊपर। ये पॉइंट है बच्चों P 80 स्क्वायर 280। दिस इज अ वेरिएबल टेंजेंट, वेरिएबल टेंजेंट मतलब T चेंज करोगे टेंजेंट बदलता जाएगा।
अब बोलता है क्या कि एनी टेंजेंट टू अ पैराबोला, दिस इज एनी टेंजेंट, इसका नाम है, इस टेंजेंट का नाम क्या है, एनी टेंजेंट, है ना। तो ये टेंजेंट का नाम हो गया एनी टेंजेंट एंड दिस इज ऑन द पैराबोला एंड द परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम द फोकस, मतलब जब आप फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिएगा तो दिस विल मीट ऑन टेंजेंट एट द वर्टेक्स। मतलब जब फोकस से, है ना, ये जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है a,0, a,0 से जब इसमें परपेंडिकुलर गिराइएगा तो ये पॉइंट कहां आएगा, फुट कहां आएगा, ये फुट आएगा दोस्त ऑन द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। तो इस फुट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए फिर, है ना, इस फुट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। आपको याद है मैंने एक फॉर्मूला दिया था फुट निकालने का, है ना, याद होगा मेरे ख्याल से, जो इमेज वाला फॉर्मूला था, याद करो करो, इमेज वाला जो फॉर्मूला था उसमें मैंने बताया था कि 2 हटा दीजिए तो आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो आपको पहले तो इमेज वाले फॉर्मूले से ले जाता हूं, है ना, इमेज वाले फॉर्मूले से ले जाता हूं। तो मुझे नहीं पता कि ये पॉइंट कौन सा है, तो हमने इस पॉइंट को भी मान लिया, फुट को मान लिया x2 y2, याद कीजिए। तो हमने क्या लिखा था इसमें, x2 माइनस x1, तो x1 कितना आएगा a, है ना, अपॉन y2 माइनस 0 अपॉन, तो टेंजेंट की पहली इक्वेशन लिखिए सर। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर या एक्स माइनस टी वाई प्लस ए टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसी लाइन पे फुट निकाल रहे हैं, बिल्कुल हम सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं। कोई बोले कि नहीं समझ में आ रहा है ये चीज, तो ऑफ कोर्स आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, अच्छे से पढ़ाई नहीं की, जबकि मैं मल्टीपल टाइप रिवीजन कर रहा हूं, कह रहा हूं आप एक बार भी नहीं कर रहे हो उसका मतलब। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे नीचे क्या आएगा 1 एक्स का कोएफिशिएंट, इधर क्या आएगा नीचे माइनस टी, है ना, माइनस टी, और इधर था -2, लेकिन -2 नहीं लिखेंगे क्योंकि फुट निकाल रहे हैं, है ना, -2 नहीं लिखेंगे। और इधर क्या लिखेंगे देखना ध्यान से, इधर क्या लिखेंगे ध्यान से देखना, -2 था ax1 प्लस by1 प्लस सी, तो ax1 प्लस by1 प्लस सी में यहां पे ये आएगा a माइनस टी इंटू 0 और प्लस ए टी स्क्वायर, और अपॉन नीचे आया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर। यानी यहां देखिएगा x2 माइनस ए इक्वल टू y2 अपॉन माइनस टी, है ना, इसका जरूरत है नहीं हमारे को, इक्वल टू देखना, यहां से इन दोनों से माइनस ए कॉमन आ गया और अंदर बना 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर, लो 1 प्लस टी स्क्वायर कट गया। और इसको जब यूज करोगे तो मुझे लग रहा है देखो x2 इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी ये साफ साफ बतला रहा है कि ये जो पॉइंट होगा, जो फुट होगा, उसका x कोऑर्डिनेट बेटा हो गया 0 और y कोऑर्डिनेट जो मर्जी होना है हो जाए, है ना, y कोऑर्डिनेट जो मर्जी होना है हो जाए। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया क्या, वी हैव यूज्ड दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला, व्हिच फॉर्मूला, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने वाला फॉर्मूला। वो कहां से आया था सर, इमेज वाले में 2 हटाकर, है ना, तो उस फॉर्मूले को मैंने यूज कर दिया। लाइन पता है मेरे को, ये है लाइन, ये है पॉइंट a,0 जो x1 y1 होता था उस फॉर्मूले में, और हमने इस पॉइंट को x2 y2 की तरह ट्रीट किया है। समझ में आ गया। तो आप देख सकते हो कि x2 0 आ गया, मतलब ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है इसका x कोऑर्डिनेट 0 आ गया, मतलब ये जो पॉइंट होगा ना फुट, वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स होगा, है ना। ये बहुत कमाल की प्रॉपर्टी है। आप कोई भी टेंजेंट बनाओ, है ना, कोई भी टेंजेंट बनाओ, और फिर से अगर आप सोचोगे ना कि मैं इस फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इस टेंजेंट पे, है ना, अगर आप सोचोगे कि मैं इस फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इस टेंजेंट पे, तो गाइस फिर से ध्यान रखिएगा, फिर से ध्यान रखिएगा कि ये जो परपेंडिकुलर होगा ये कहां पे जाके गिरेगा, दिस इज गोइंग टू बी, है ना, फुट जो होगा वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे आएगा। यानी आप सोचो ना, जितने भी टेंजेंट बनाते जाओ, खटाखट खटाखट खटाखट, टेंजेंट 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 ऐसे बनाते जाओ, और इस फोकस से सब पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते जाओ, वो सब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहां आएंगे, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। मतलब उनका जो लोकस होगा वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इन अदर वर्ड्स, locus of foot of perpendicular drawn from focus on any variable tangent है ना, on any variable tangent is tangent at the vertex, is tangent at the vertex। यानी आपको क्लियर हो गया क्या कि खूब सारे टेंजेंट्स बना दीजिए, पूरा पूरा बनाते जाइए, है ना। और जब टेंजेंट आप बनाते जाइएगा और वहां फोकस से हर एक टेंजेंट में परपेंडिकुलर गिराते जाइए,
तो हर एक परपेंडिकुलर, हर एक टेंजेंट पे परपेंडिकुलर गिराते जाएगा, तो जो भी फुट होंगे वो सब इसी टेंजेंट पे आएंगे, सॉरी इस लाइन वाली लाइन, मतलब यही टेंजेंट भी है तो इसी पे आएंगे, है ना। यानी कि उस फुट का जो लोकस होगा दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी टेंजेंट एट द वर्टेक्स। तो वो चीज मैंने आपको लिख के दिखला दी है ना। अगर यहां पे अगर मैं तुमसे पूछता कि इन एनी वेरिएबल टेंजेंट, ध्यान से सोच के बताना, इन एनी वेरिएबल टेंजेंट, अगर मैं फोकस से इमेज लूं, है ना, यानी यूं बोल दूं कि फोकस का इमेज, फोकस का इमेज इन एनी वेरिएबल टेंजेंट कहां मिलेगा, फोकस का इमेज इन एनी वेरिएबल टेंजेंट कहां मिलेगा, सोच के बताइए। भाई क्वेश्चन भी पूछा गया है ना, सिर्फ डन नहीं करना है। अगर हम इसका इमेज लेते हैं ना, अगर हम इसका इमेज लेते हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दैट विल बी ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, दैट विल बी ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। क्यों साहब? क्योंकि जब आप इस पे परपेंडिकुलर खींचिएगा ना आगे की तरफ, है ना, आगे की तरफ सोचिए, तो ये वाली चीज, ये देखो ये तो परपेंडिकुलर हो गई है ना, और ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा -a कॉमा समथिंग। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं ना कि अगर ये -a है, ये a है, तो ही मिड पॉइंट, है ना, तो ही मिड पॉइंट 0 आएगा, है ना। आप इमेज का सोच लीजिए, है ना, अगर आपको नहीं चमके तो इमेज का सोच लीजिए, इधर वाला साइड तो यही रहेगा x2 - a, है ना, इधर वाला साइड तो x2 - a होगा, इधर की साइड क्या हो जाएगा, यहां याद है ना -2 आता था, माइनस सॉरी 2 आता था, याद कीजिए, तो बाकी सब तो सेम ही रहता है ना, बस इमेज में 2 इमेज में 2 रहता है और फुट में 2 हट जाता है, तो यानी यहां से x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बॉस, -a। यानी आप समझ रहे हो कि अगर इमेज निकालोगे तो ये जो पॉइंट है ये डायरेक्ट्रिक्स पे आने वाला है। यानी आप इस चीज को समझ लीजिए, है ना, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि अगर आप कभी भी फोकस से, नहीं फोकस से, फोकस का इमेज निकालते हैं टेंजेंट, सॉरी किसी भी टेंजेंट में, तो दैट विल बी ऑलवेज ऑलवेज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज इमेज ऑफ फोकस in any variable tangent will always lie on directrix, है ना, will always lie on directrix। क्लियर है? तो अब हम थर्ड पॉइंट पे आएंगे, है ना, फोर्थ पॉइंट हो गया, ठीक है, डन है, ओके। तो अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट थोड़ा बड़ा सा पॉइंट है बट ध्यान से देखिएगा, द tangents at the extremities of a focal chord intersect at a right angles on the directrix, है ना, ये काफी इजी पॉइंट है वैसे तो। कोई भी एक फोकल कॉर्ड लेके देख लीजिए दोस्त, है ना, और उसके एक्सट्रीमिटीज पे टेंजेंट बनाते हैं। आइए, तो जैसे मैंने बोला सर कि ये है फोकल कॉर्ड, है ना, a,0 से पास करता हुआ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड डेफिनेटली a,0 से पास करेगा भाई, है ना, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, a,0 से पास करेगा, फोकल कॉर्ड है तो a,0 से पास तो करेगा ही, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर इसकी एक्सट्रीमिटीज पे कोई भाई कहता है अपना कि भाई टेंजेंट बना दो, है ना, टेंजेंट बना दो, तो हालांकि अगर इसके एक्सट्रीमिटीज पे अगर कोई बोलता है कि टेंजेंट बना दो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा पैराबोला ही को एडजस्ट कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं।
तो हम लोग बोले कि अगर फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट मिलेगा ना ये डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेगा, यही कहता है। देखो, द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, राइट एंगल पे भी इंटरसेक्ट करेगा ना ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स पे जाके मिलेगा। बहुत सिंपल है प्रूव करना। बोलोगे सर कैसे सिंपल है? जैसे ये पॉइंट है, मान लीजिए 81 स्क्वायर 281, और ये पॉइंट आपने लिया 82 स्क्वायर 282, ये पॉइंट्स है ना। अगर ये फोकल कॉर्ड है तो हमने सीखा था ना कि T1 T2 क्या होता है, -1। हमने सीखा था फोकल कॉर्ड है और T1 T2 पॉइंट्स एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड, तो हम लोग T1 T2 क्या होगा, -1। और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है क्या होता है बताओ, A T1 T2 गोवा, A T1 प्लस T2। व्हाट इज T1 T2? तो ज्योमेट्रिक मीन था, तो ऑलरेडी T1 T2 -1 हुआ, तो ये तो -A, A T1 प्लस T2 हुआ ना फिर तो भाई। तो इसका मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर -a है तो ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे ही है, यानी कि ये जो लाइन है ये है आपकी डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज x प्लस a इक्वल टू 0। यस और नो? देख लो एक बार। अब कोई बोलता है कि सर ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा, ये बहुत ऑब्वियस है क्योंकि मैंने बतलाया भी था। देखो टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, 1/t1, और इस टेंजेंट का स्लोप हो गया 1/t2, क्योंकि t पे जो टेंजेंट होता है उसका स्लोप मैं बार बार उस दिन बोला था कि याद कीजिए याद कीजिए याद कीजिए, ty इक्वल टू एक्स प्लस at स्क्वायर, तो वहां से स्लोप क्या आता है टेंजेंट का, 1/t। तो t1 का टेंजेंट का स्लोप है 1/t1, इसका 1/t2। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या है ना, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप हो गया 1/t1 इंटू 1/t2, और T1 T2 है बॉस -1, तो ये -1 है, ये -1 है, मतलब ये 90 होगा, ये 90 होगा, सिंपल है। और ऐसे भी हमें पता है कि अगर आपको याद है डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन, तो यहां पे डायरेक्टर सर्कल होता है क्या, डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्टर सर्कल ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जहां से अगर हम दो टेंजेंट बना दें तो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होगा, 90। तो मैंने स्लोप के प्रोडक्ट से भी आपको बतला दिया और ऐसे कॉमन से भी बतला दिया है कि डायरेक्टर सर्कल है डायरेक्ट्रिक्स, तो वहां से जो भी हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाएंगे पैराबोला पे उसके बीच का एंगल 90 है। तो इस पॉइंट से अगर तुमने पेयर ऑफ टेंजेंट बनाया दोस्त तो ये 90 होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स यानी कि डायरेक्टर सर्कल से बनाया गया है। क्या यहां तक की बात क्लियर है? क्लियर है तो पहले यहां तक नोट डाउन कर लीजिए सो दैट हम आगे बढ़े। चलिए, तो यहां तक का पार्ट बहुत क्लियर कर दिया कि ऑन अ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट राइट एंगल्स ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, यहां तक की चीज हमारी डन हो गई। उसके बाद बोलता है एंड सर्कल ऑन एनी फोकल कॉर्ड हैज डायमीटर, मतलब फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल बनाएगा, दिस टचेस द डायरेक्ट्रिक्स। यानी क्या बोल रहा है कि भाई ये जो फोकल कॉर्ड है ना, कोई भी फोकल कॉर्ड लो ये वाला, तो इसको इसको क्या, इसको डायमीटर मानते हुए जो सर्कल बनाओगे वो डायरेक्ट्रिक्स को क्या करेगा, टच करेगा, है ना। तो डायग्राम हो सकता हो थोड़ा 19-20 हो जाए बट टच जरूर करेगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर ये टच करेगा तो कुछ ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा। और ये डायमीटर है बॉस, है ना, ये डायमीटर है। कौन डायमीटर है, फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड इज द डायमीटर। थोड़ा अजीब सा लग रहा है बट ये डायमीटर है बॉस, है ना, ये डायमीटर है। तो हम लोग फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल आप बनाएगा वो इस पॉइंट पे टच करेगा, इस पॉइंट पे टच करेगा। समझ रहे हो बात को, ये इस पॉइंट पे टच करेगा। यही चीज कहता है ये कि एंड सर्कल ऑन एनी फोकल कॉर्ड हैज डायमीटर, मतलब फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए, फोकल कॉर्ड आपको पता ही है, एनी कॉर्ड ऑफ द पैराबोला पासिंग थ्रू फोकस, और फोकल कॉर्ड को जो डायमीटर मानते हुए आप जो बनाएगा सर्कल, वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। तो सर ये कैसे प्रूव करें कि भाई डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, सुनना ध्यान से, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, है ना। बहुत सारे बच्चों को नहीं मतलब पता तो है लेकिन ये यूज नहीं कर पाते हैं ना, बस वो देख लेते हैं अच्छा 90 है तो हो गया टच, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पहली चीज समझिएगा बच्चों कि 90 डिग्री का मतलब टच ही नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि ये है, तो यहां पे अगर हम मान लीजिए कि ये डायमीटर है, सपोज कर लीजिए, है ना, यहां एक डायमीटर है मान लीजिए, ये मान लीजिए डायमीटर है ना, ये है, ठीक है। तो कोई बोले कि सर यहां पे ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, आंसर इज यस, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये देखो आप, एंगल इज सेमी सर्कल से ये 90 डिग्री बनेगा। बट ये लाइन टच थोड़ी कर रहा है सर्कल को। तो बहुत सारे बच्चों की मिसकंसेप्शन क्या होता है कि उनको लगता है यार कि ये डायमीटर है और ये 90 है, तो अगर ये डायमीटर है ये 90 है तो ये टच करता ही हुआ जाएगा, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। देखिएगा देखिएगा ध्यान से, ये डायमीटर है और यहां पे 90 बन रहा है, यहां पे 90 बन रहा है, तो क्या इस पॉइंट पे ये लाइन टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। टच करने का मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन में होना चाहिए, है ना, कि मतलब ये वाला केस होगा कि भाई ये डायमीटर है और यहां 90 डिग्री बन रहा है तो ये टच कर रहा है। तो इसके साथ एक स्पेशल बात है जो बाकी किसी के साथ नहीं है, इसके साथ एक स्पेशल बात है क्या, कि एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जब आप एक
परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अगर ये टच कर रहा है, देखना ध्यान से, तो हम लोग बोले कि यहां पे जो आप परपेंडिकुलर बनाइएगा उसको सेंटर से पास करना पड़ेगा। तो आप ये चीज को ध्यान रखिए कि बहुत सारे बच्चे इस तरह की गलती करते हैं कि भाई यहां पे सर ये डायमीटर है, ये 90 हो गया तो ये यहां से टच करते हुए जाएगा। आप समझ रहे हैं ध्यान से, ऐसी सिचुएशन नहीं है इस लाइन में। आप देखिएगा इस लाइन में ऐसी सिचुएशन नहीं है। आप देख सकते हैं यहां 90 बन रहा है, ये डायमीटर है, उसके बावजूद भी इस पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है। लेकिन ये केस है हमारा रिक्वायर्ड है ना, ये कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए। तो हमने बोला कि अगर ऐसा होना है तो जब मैं इस पर परपेंडिकुलर गिराऊंगा इस पॉइंट पे तो ये सेंटर से पास करना चाहिए। तो हमने कहा साहब कि यहां से जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये सेंटर से पास करना चाहिए। करता या नहीं करता वो देख लेते हैं। तो भाई अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं, है ना, ध्यान से सुनना, यहां पे एक परपेंडिकुलर गिरा दिया मैंने और मैं देख रहा हूं कि क्या ये सेंटर से पास कर रहा है, क्या ये सेंटर से पास कर रहा है। तो सेंटर कैसे निकालें भाई, ये डायमीटर है तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वही सेंटर है। तो मैं इसको मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल सकता हूं कि 81 स्क्वायर प्लस 82 स्क्वायर अपॉन 2, है ना, और इधर से क्या आएगा 281 प्लस 282 अपॉन 2, मतलब a t1 प्लस t2, 281 प्लस 282 अपॉन 2 दैट इज a t1 प्लस t2। तो आप देख लो ना, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है a t1 प्लस t2 और इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो भी a t1 प्लस t2 है। मतलब ये जो लाइन है वो सर्कल के सेंटर से ही तो पास कर गई, ये सर्कल का सेंटर हुआ। अब कोई बोले सर आपने तो पहले ही बना दिया था, उस पर पहले बनाए चाहे बाद में बनाए उससे कोई मतलब नहीं है ना। आप ये समझिए कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट a t1 प्लस t2 है और इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट a t1 प्लस t2 है। तो ये जो मैंने परपेंडिकुलर गिराया वो एक्स एक्सिस को तो पैरेलल होगा ही, सोचो। तो यानी ये इसी पॉइंट से पास किया जो कि सेंटर है, तो यानी कि डेफिनेटली ये यहां टच कर रहा होगा, है ना, डेफिनेटली ये टच कर रहा होगा। समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया कुछ दिक्कत आ रही है तो बताइएगा। बाकी अगर मैंने ये सब नहीं भी बताया हुआ था तो आपने तो प्रूव कर ही लिया था कि ऐसे ही 90 होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से देख सकते हैं ऑल्सो अ सर्कल ऑन एनी फोकल रेडियस ऑफ दिस पॉइंट एज डायमीटर, है ना, इसके आगे देखिएगा यहां तक हो गया टचेस द डायरेक्ट्रिक्स। उसके बाद बोलता है क्या, ऑल्सो अ सर्कल ऑन एनी फोकल रेडियस, फोकल रेडियस बताया था मैंने ना, फोकल रेडियस कि किसी पॉइंट का फोकल रेडियस मतलब उसका उस फोकस से डिस्टेंस, है ना, फोकल रेडियस को अब बोल रहा है क्या, अब सुनना, अब बोल रहा है कि ऑल्सो अ सर्कल ऑन एनी फोकल रेडियस ऑफ ए पॉइंट P एज डायमीटर टचेस द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। तो ये मैंने अभी फोर्थ पॉइंट में प्रूव किया आपको, है ना, ये जो पॉइंट आपको दिखाया मैंने। तो अब ये कह रहा है कि फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए, ये फोकल रेडियस को डायमीटर मानते हुए, ये फोर्थ वाले पॉइंट में चले गए हम, है ना, अभी ये प्रूव किया था। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि जो फोकल रेडियस है ये पॉइंट P का, है ना, 80 स्क्वायर कॉमा 280, इसको इसको अगर डायमीटर मानते हुए आप सर्कल बनाते हो तो ये सर्कल भी यहां पे टच करेगा, ऐसा ये कह रहा है। ये यहां पे इसको क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, आप समझना इस चीज को, आप समझना इस चीज को। बोल रहा है क्या कि ऑल्सो सर्कल ऑन एनी फोकल रेडियस ऑफ द पॉइंट P एज डायमीटर टचेस द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर आपने ये फोकल रेडियस को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाया तो ये भी बोल रहा है कि यहां टच करेगा। तो इसका सेंटर फिर से निकाल लेते हैं। तो इसका सेंटर निकलेगा बच्चों, देखना ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस ए बाई टू दैट इज ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1/2, और दूसरा क्या निकलेगा 280 अपॉन 2 दैट इज 80। समझ रहे हो बात को। कोई पूछे सर इसका y कोऑर्डिनेट तो आपने निकाला ही नहीं था, निकाल लेते हैं, चलिए जरूरत पड़ गई आज ही। देखिएगा इससे अगर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y2 देखना कितना आएगा, यहां नीचे -3 और ये -1 कट के कितना आ जाएगा 80। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 0,80, इस पॉइंट का। तो आप सोचो ना कि ये वाले का y कोऑर्डिनेट और ये वाले का y कोऑर्डिनेट सेम है, तो अगर इन दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, ये सेंटर है, तो यहां से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये सेंटर से ही तो पास किया। अगर फिर से वही हुआ कि ये टेंजेंट था, यहां 90 डिग्री, तो अभी हमने प्रूव किया ही था थोड़ी देर पहले ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। तो अगर ये 90 डिग्री और यहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये फिर से किससे पास कर गया, सेंटर से। अगर ये फिर से सेंटर से पास कर गया मतलब ये लाइन टेंजेंट है किस पे, इस सर्कल पे, है ना, यही चीज कह रहा है। तो इसके आगे का लाइन यही है कि ऑल्सो ऑल्सो अ
circle on any focal radii of this point as diameter touches the tangent at the vertex, and intercepts a chord of length this on a normal at the point P. अब बोल रहा है कि पॉइंट P पे जो नॉर्मल बनेगा, है ना, पॉइंट P, ये पॉइंट P है, तो भैया पॉइंट P पे जो नॉर्मल बनेगा मतलब इसका परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब इसका परपेंडिकुलर ना, टेंजेंट है ये पैराबोला का, यहां पे नॉर्मल बनेगा। बोला है कि ये जो नॉर्मल है इसका एक लेंथ आएगा a इंटू रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर से पढ़ लेते हैं तुम्हारे लिए। बोला है क्या, एंड इंटरसेप्ट्स, मतलब ये जो सर्कल है, दिस इंटरसेप्ट्स अ कॉर्ड ऑफ लेंथ दिस ऑन ए नॉर्मल एट द पॉइंट P। तो मैंने क्या कहा कि देखिए ये नॉर्मल एट द पॉइंट P है, ध्यान से देखो, ये टेंजेंट था, ये नॉर्मल हो गया, तो ये जो नॉर्मल है ये कितना लेंथ बनाएगा, a इंटू रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री यहाँ पे, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यहां ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, जब मैं इसको इससे ज्वाइन करूंगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। बोलोगे अरे क्यों 90 डिग्री होगा, ये सर ये डायमीटर है ना बेटा, तो अगर ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री होगा, और अगर ये 90 ये 90 ये 90 तो ये 90 भी हो गया, है ना। तो यानी यहां पे आपको एक रेक्टेंगल की फील आ रही होगी, सब 90 90 90 90। तो अगर कोई पूछता कि सर ये लेंथ कितना है, तो मैं बोलूंगा कि ये लेंथ उतना ही है जितना ये वाला लेंथ है। कोई बोले ये लेंथ कैसे निकलेगा सर, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये पॉइंट है 080 और ये पॉइंट है a0, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखना, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस और कितना आएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी दिस इज a इंटू रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, a इंटू रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। तो यानी ये लेंथ अगर a इंटू रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर है दोस्तों, ये भी लेंथ उतना ही होगा। तो अब मेरे ख्याल से ये थर्ड पॉइंट अब जाके कंप्लीट हुआ, है ना, अब जाके कंप्लीट हुआ कि ऑल्सो अ सर्कल ऑन एनी फोकल रेडियस, मतलब फोकल रेडियस को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल बनाओगे वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स को टच करेगा एंड इंटरसेक्ट्स अ कॉर्ड ऑफ दिस लेंथ ऑन ए नॉर्मल एट द पॉइंट P। तो अब ये जाके पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ, है ना। ये डायग्राम भी आप चाहें तो बना लीजिएगा, और लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा, तो फिफ्थ पॉइंट पे आएंगे। ओके तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। अब आ रहे हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट, सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। व्हाट इज द सेमी लेटस रेक्टम? सेमी लेटस रेक्टम इज गाइस 2a। 2a इज द सेमी लेटस रेक्टम, है ना, इज द हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन मतलब HM ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, है ना। देखिएगा ध्यान से, जैसे बच्चों ये फोकल कॉर्ड ले लीजिए आप, इसको चाहो तो आप ले लो AT स्क्वायर कॉमा 280, और फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 -1 होता है, यानी ये a कॉमा 0 से पास कर रहा है। तो ये पॉइंट मैंने बतलाया है ना, आप अगर नोट्स अगर पलट के देखिएगा, अगर आप कभी भी रिवीजन कीजिएगा तो आपको दिखेगा ये सब, कि अगर हम एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड लेना चाहें तो इस तरीके से ले सकते हैं, AT स्क्वायर कॉमा 280 एंड a अपॉन T स्क्वायर कॉमा 2a बाई T, इस तरीके से ले सकते हैं, है ना। अब क्या बोल रहा है कि सेमी लेटस रेक्टम यानी कि 2a जो होगा इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड। तो सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड एक तो ये है B, मान लीजिए इसको, दीज आर द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड, और ये C है। तो ये बोल रहा है कि जो 2a है वो B और C का हार्मोनिक मीन है, मतलब 2BC अपॉन B प्लस C। हार्मोनिक मीन मैंने आपको समझाया हुआ है ना। तो आप सुनिएगा ध्यान से बच्चों, B कितना आएगा, B है फोकल रेडियस इस पॉइंट का, यहां से फोकस का डिस्टेंस। तो B मैंने बताया था ना, जो फोकस से डिस्टेंस है वो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है ना। मेरे ख्याल से ये चीज बताई हुई है कि जो फोकस से डिस्टेंस है बच्चों वही डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये परपेंडिकुलर, यही डिस्टेंस है ना, यही डिस्टेंस है B, है ना। तो यानी जो B डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस B ही होगा, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसका फोकस से, है ना, ये SA,0 है फोकस, जिसका फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम होता है। तो बच्चों ये जो B है ये कितना आ जाएगा, ये वाला हो गया AT स्क्वायर, और ये A अभी अभी निकाल के दिखाया है सब, है ना, फिर से दिखा रहे हैं। तो यानी B आ गया A प्लस AT स्क्वायर। ओके सर, ओके सर। और ऐसे ही इधर से भी आ जाओ, ऐसे इधर से भी आ जाओ, जैसे ये परपेंडिकुलर है, तो यानी जो C लेंथ होगा, C लेंथ फिर से क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस।
तो इस पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस सेम है इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, तो ये हो गया a बाई टी स्क्वायर और ये कितना हो गया बच्चों a, तो दिस इज a प्लस a बाई टी स्क्वायर, दिस इज a प्लस a बाई टी स्क्वायर, है ना, क्लियरली समझ गए होगे बात को। अब मैं 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी निकालता हूं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a कॉमन एंड दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी, देख लो, एंड दिस इज a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अगर मैं गाइस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी निकालू, है ना, इधर निकाल लेते हैं, अगर मैं 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी निकालू तो दोनों का रेसिप्रोकल लिखकर ऐड कीजिए, तो 1 बाई बी फ्रॉम हियर इज 1 बाई ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। और बच्चों इसका जब आप रेसिप्रोकल लीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी ऊपर टी स्क्वायर जाएगा और नीचे आएगा a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। देखिए एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है तो ऊपर बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे बनेगा a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो दिस सजेस्ट ये कैंसल आउट हो गया एंड दिस इज 1 बाई ए। तो देख लो यही रिजल्ट आया है 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई ए। अब ये रिजल्ट याद ना हो तो टाइम लगेगा सॉल्व होने में। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ये बेटा फोकल कॉर्ड है जिसमें इसका लेंथ 2 दे दे, इसका लेंथ 3 दे दे, सपोज कर लो एक का लेंथ 2 दे दिया, एक का लेंथ 3 दे दिया, और बोले कि व्हाट इज द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला, तो अगर ये प्रॉपर्टी अच्छे से नहीं पता है तो बहुत सारे उससे तो होगा ही नहीं, बहुत सारे बच्चों से, बहुत सारे करेंगे ट्राई 80 स्क्वायर 280 ये सब लेकर, तो उनको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जिनको याद है कि भाई ये तो सर 2 अगर ये 3 है तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा मेरे पास, है ना, 2a के लिए कि यहां 2 और 3 रखूंगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 अपॉन 5, तो ये 2a आया है और लेटेस्ट रेक्टम निकालना है तो उसका डबल करना पड़ेगा, यानी कि 24 अपॉन 5। तो इस तरीके से हम बहुत जल्दी और क्विकली कर लेंगे, और नहीं तो फिर इसमें टाइम लगेगा, है ना, बाकी देख लीजिएगा। सॉरी ये वाला -2a अपॉन टी होगा, ये थोड़ा जल्दबाजी में हो गया, थैंक यू बतलाने के लिए बेटा। यस दिस इज -2a अपॉन टी। ओके अगले पॉइंट पे चलते हैं, सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है कि द टेंजेंट एट पी एंड क्यू मीट इन टी, देन ये ध्यान रख लो, है ना, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा तो इन सब पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अब इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने से कोई फायदा है नहीं बच्चों, है ना, तो इसलिए मैं तो इसमें आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं इसका डायग्राम बना देता हूं और इसको समझा भी देता हूं कैसे होगा, लेकिन हम उस कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं ना, क्योंकि बहुत फिर ये लेंदी कैलकुलेशन होगा, है ना, तो जबरदस्ती का अपन टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। आप इस प्रॉपर्टी को बस ध्यान रख लीजिए, है ना। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू मीट इन टी, मतलब क्या कहता है कि भाई पी और क्यू का जो टेंजेंट है ना, पी और क्यू का जो टेंजेंट है, मतलब जैसे ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट है क्यू, ये जो पी और क्यू का जो टेंजेंट है बच्चों ये टी पे मिल रहा है, तो बोल रहे टीपी और टी क्यू जो होगा वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगा फोकस पे। मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट को, जैसे कि ये टी पॉइंट है ना, तो जो टीपी होगा ये अगर मान लीजिए अल्फा है ये बीटा है, तो ये भाई कहता है कि अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, है ना, ये भाई क्या कहता है कि अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। प्रूव करना वैसे आसान है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन आएगा यार, तो इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। जैसे 81 स्क्वायर 281 और इधर से 82 स्क्वायर 282, अल्टीमेटली आप ये सोचो ना यार कि आपको क्या प्रूव करना है, एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना है एस को। एस को क्या प्रूव करना है, एंगल बाइसेक्टर, है ना, ये जो एस टी है इसको एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना है, तभी तो अल्फा बीटा बराबर होगा। तो टी पॉइंट तुम्हें पता है ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू, आपको पता है ना एंगल बाइसेक्टर कैसे पॉइंट का लोकस है, एंगल बाइसेक्टर ऐसे पॉइंट का लोकस है जिससे परपेंडिकुलर अगर गिराते हैं किसी भी दो लाइंस पे, जैसे मान लो कि हम इन लाइंस को थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा फील आएगा। जैसे ये एक लाइन है ना, एक लाइन ये है, इसको और आगे बढ़ा लो, है ना। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर मैं इस पॉइंट टी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं इन दोनों लाइंस पे और इनकी लेंथ बराबर प्रूफ कर दूं, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर गिरा दें, है ना, यहां से अगर हम परपेंडिकुलर गिरा दें, जैसे मान लीजिए ये परपेंडिकुलर गिरा दिया मैंने
और ये परपेंडिकुलर्स गिराने के बाद अगर मैं ये लेंस बराबर है प्रूफ कर दूं तो हो जाएगा नहीं क्या मेरे काम, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से इन दोनों लाइंस पे इक्वी डिस्टेंट है, तो ये पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पे ही होगा। तो कुछ नहीं करना, ये पॉइंट आपको पता ही है, आप एसपी की इक्वेशन लिखिए, एसक्यू की इक्वेशन लिखिए, और एसपी और एसक्यू की इक्वेशन लिख सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म से, इसकी और इससे। तो आप 2 पॉइंट फॉर्म से एसपी की इक्वेशन लिख सकते हो, एसक्यू की इक्वेशन लिख सकते हो, और टी से दोनों लाइन का परपेंडिकुलर निकाल लीजिए डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, दोनों से डिस्टेंस निकाल के देखिएगा ना तो डिस्टेंस विल बी ए मॉड्यूलस ऑफ टी वन माइनस टी टू, दोनों से यही आएगा। और अगर ये दोनों से ए टी वन माइनस टी टू आ रहा है बॉस, है ना, तो ए मॉड टी वन माइनस टी टू आ रहा है, तो यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से इन दोनों लाइंस का इक्वी डिस्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बराबर है, मतलब ये पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पे होगा। और अगर ये पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पे होगा तो फिर अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बीटा। तो यही कह रहा है कि इफ द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू मीट इन टी देन टीपी एंड टी क्यू सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द फोकस। और फिर कह रहा है एस टी स्क्वायर इज एस पी इंटू एस क्यू, दैट इज ऑल्सो इजी टू प्रूव। जैसे एस टी स्क्वायर निकालिए, एस टी स्क्वायर कैसे निकलेगा बताओ, एस टी स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल दीजिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालिएगा तो क्या आएगा, ए टी वन टी टू माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर, है ना, ए टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर। तो इधर से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, और इधर से भी ए स्क्वायर कॉमन। अंदर क्या बना, टी वन टी टू माइनस वन का होल स्क्वायर, आप चेक कर लेना बच्चों, टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी वन टी टू। ए स्क्वायर पहले कॉमन ले लीजिएगा ना, ए स्क्वायर यहां से भी यहां से भी, और यहाँ टी वन प्लस टी टू का स्क्वायर, दैट इज टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस वन प्लस टू टी वन टी टू। तो आपको ये फील आएगा टू टी वन टी टू गया, और ये जो चार टर्म्स बच रहे हैं ना, यहाँ प्लस वन नहीं आएगा, सॉरी टू से, टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टू टी वन टी टू, तो ये दोनों कट जाएगा। अब ये जो चार टर्म बच रहे हैं, टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर प्लस वन, और ये इसके दो फैक्टर्स है बॉस, ए स्क्वायर वन प्लस टी वन स्क्वायर इंटू वन प्लस टी टू स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। समझ रहे हो बात को, ये जो टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर प्लस वन और टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर, इसके ये फैक्टर्स है। तब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, तो ए इंटू वन प्लस टी वन स्क्वायर और ए इंटू वन प्लस टी टू स्क्वायर, ए स्क्वायर को तोड़ दिया, तो बच्चों ये किसके बराबर है, ये है आपका ये वाला पॉइंट हमने क्यू लिया है ना, और उसको पी लिया है, यस, ये एस पी है और ये एस क्यू है। अब बोलोगे सर ये कैसे आया, ये तो अभी मैं बहुत बार बतला चुका हूं, दो प्रॉब्लम में यूज कर चुका हूं, कि अगर हम एस पी निकालते हैं तो एस पी फोकस से जो डिस्टेंस है वो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होता है, तो वो कितना आता है, ए टी वन स्क्वायर प्लस ए, यानी कि ए इंटू वन प्लस टी वन स्क्वायर, और ये ए इंटू वन प्लस टी टू स्क्वायर। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे आएगा, और ये भी बता दिया कि कैसे आ रहा है। अब बोले द ट्राइंगल्स एसपीटी एंड एसटीक्यू आर सिमिलर, तो बहुत ऑब्वियस है ना यार कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, और एस टी स्क्वायर इज एस पी इंटू एस क्यू, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं ना बॉस, एस टी अपॉन एस पी इक्वल टू एस क्यू अपॉन एस टी, है ना, साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल कर दिया, तो ये दोनों एंगल्स बराबर है, और बोलता है एस टी अपॉन एस पी इज सेम एज एस टी, सॉरी एस क्यू अपॉन एस टी, है ना, एस क्यू अपॉन एस टी। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो ट्राइंगल है ना एस पी टी, कौन सा, ये वाला एस पी टी, ये वाला, और एस टी क्यू, ये सिमिलर हो जाएगा ना। मेरे ख्याल से अब मैं बार बार क्या ड्रॉ करूं, नहीं तो ये डायग्राम भी गंदा हो जाएगा। एस पी टी और एस टी क्यू सिमिलर है, क्यों, क्योंकि एस पी अपॉन एस टी इज इक्वल टू एस क्यू अपॉन एस टी, और ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल। तो मेरे ख्याल से आप सिमिलर ट्राइंगल में ये पढ़ चुके होंगे, तो वहां से सिमिलरिटी आ जाएगी। क्लियर है तो बता दीजिए। ओके, तो दिस वाज योर 6th पॉइंट। 7th पॉइंट कह रहे हैं कि टेंजेंट नॉर्मल एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द पैराबोला कंस्टिट्यूट द, तो ये बहुत इजी पॉइंट है ना, है ना, ये पॉइंट काफी इजी है। बोला है कि टेंजेंट नॉर्मल एट द एक्सट्रीमिटीज, तो जैसे आप टेंजेंट बना लो, नॉर्मल बना लो एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम,
तो आपको पता ही है टेंजेंट नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। ये पॉइंट है a कॉमा 2a और ये पॉइंट क्या होता है बच्चों a कॉमा -2a। याद है स्लोप क्या होता है 1/t, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या है 1 और यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे इस पॉइंट पे t की वैल्यू है -1। तो हम बोल सकते हैं कि इसका स्लोप हो गया 1 और इसका स्लोप हो गया -1, तो यानी 90 डिग्री पे आएंगे, यहाँ आएंगे तो ये 90 ये 90 ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, है ना, ये भी 90 हो जाएगा। ये अभी अभी निकाला था ना मैंने -80², 0 आया था -80², 0, तो t1 हो चाहे -1 हो, दोनों के केस में ये -a,0 ही आएगा। अभी मैंने फर्स्ट हाईलाइट में बताया -80², 0। इस पॉइंट को क्या बताया था बच्चों 2a + 80², 0। तो t की वैल्यू चाहे 1 लो चाहे -1 लो, तो 2a + 80², 0 है तो ये 3a,0 हो गया। तब आप बहुत इजीली देख सकते हो कि भाई बोल रहा है टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला y² = 4ax कंस्टिट्यूट अ स्क्वायर। अब बोलोगे स्क्वायर कैसे हो गया सर, सबका लेंथ सेम है ना, आप इसका लेंथ निकाल लीजिए 3a - a 2a का स्क्वायर और 2a का स्क्वायर, तो मुझे लग रहा है 2√2a। इसका भी क्या आ जाएगा 2√2a, आप निकाल लो 2a², तो ये सब 2√2a है, सब इक्वल लेंथ है ये सब, और ये सब एंगल्स 90 90 90 है, तो डेफिनेटली इट इज अ स्क्वायर, है ना, डेफिनेटली इट इज अ स्क्वायर। देख लीजिएगा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, क्लियर है तो बतला दीजिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। 10th है ना, 3 बचे हैं। चलिए 7 के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, है ना। ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखें तो बेटर है ना, बहुत ज्यादा इसमें मत घुसिए क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा, बाकी होने के लिए तो हो जाएगा। मैं बस बता देता हूं कि कैसे होता है, जिसको इंटरेस्ट हो वो कर सकता है अपने हिसाब से। ये सब स्लोप का खेल है। बोल रहे हैं क्या कि द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल बाय एनी 3 टेंजेंट्स टू द पैराबोला। तो कोई भी 3 टेंजेंट बना लीजिए इस पैराबोला के ऊपर। जैसे एक तो मैंने ऐसे बना लिया, है ना, कि एक और बना लीजिए ऐसे, और एक टेंजेंट और बना लीजिए ऐसा, है ना, ये देखिए। तो अगर हम इस पॉइंट को P कहते हैं बच्चों 81², 282, ठीक है। आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं शायद इसी पॉइंट से रिलेटेड है, मतलब 3 टेंजेंट से रिलेटेड है ना। इस पॉइंट को Q बोल दीजिए 82², 282। इसको R बोल दीजिए 83², 283, है ना। 81², 281, 82², 282 एंड 83², 283। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये किसका है, इंटरसेक्शन है T1 और T2 के टेंजेंट्स का। मतलब ये हो जाएगा, अगर मैं इसको A बोलता हूं तो A हो जाएगा A T1 T2, A T1 + T2। फिर ये पॉइंट B क्या हो जाएगा बच्चों, ये पॉइंट हो जाएगा, देखना ये T1 और T3 का इंटरसेक्शन है, तो T3 T1, अरे B हो जाएगा A T3 T1, A T3 + T1। और लास्ट वाला आप सबको पता ही है कितना आएगा, A T2 T3, A T2 + T3, है ना। ये क्या कहता है, ये कहता है गाइस कि अगर मैं इन तीनों से एक सर्कल बनाऊं, इन तीनों पॉइंट से, मतलब इसको सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल, तो ये फोकस से पास करेगा, है ना, ये फोकस से पास करेगा, है ना। ये पॉइंट जो होगा ये फोकस होगा। तो इसमें हम लोग करते ही क्या है, इसमें हम लोग बहुत सिंपल सा काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि एंगल इन द सेम सेगमेंट मस्ट बी इक्वल। किसी भी सर्कल में लगता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट मस्ट बी इक्वल। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ये टेंजेंट है, इसका स्लोप पता ही है आपको, इसका स्लोप पता ही है, तो ये एंगल निकल जाएगा, है ना। tan ऑफ दिस एंगल यू कैन फाइंड। और फिर इसी तरीके से आप ये वाला भी एंगल निकालिए। जब आप ये दोनों एंगल निकाल लीजिएगा ना, जैसे ये एंगल निकल जाएगा आपसे और ये एंगल निकल जाएगा, तो यू विल सी कि दोनों का जो वैल्यू है वो सेम आता है ना। इस एंगल का tan निकालिएगा कैसे, m1 - m2 / 1 + m1 m2 वाला फंडा लगेगा, क्योंकि इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप पता है, यहां पे ये स्लोप्स निकालने पड़ेंगे। तो जब आप वो फॉर्मूला लगाइएगा ना tan थीटा, जैसे अगर इसको आप मान लीजिए कि अल्फा बोलते हैं और उसको बीटा बोलते हैं, तो फिर आप tan अल्फा निकालिएगा m1 - m2 / 1 + m1 m2, यहां पे tan बीटा लगाइएगा, फिर से वही फॉर्मूला यूज कीजिएगा, लेकिन वहां वैल्यू अलग अलग आएगी, है ना। तो जब आप tan अल्फा tan बीटा निकाल के फाइनल एक्सप्रेशन लिखिएगा तो दोनों एक्सप्रेशन सेम आ जाएगा। तो दोनों एक्सप्रेशन सेम हो जाएगा, मतलब अल्फा = बीटा आ जाएगा।
तो अल्फा इक्वल टू बीटा क्या बतलाता है कि ये जो सेगमेंट है आपको टी, ये दोनों बी और सी को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट है, ये बी और सी को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट है, वो सेम एंगल बना रहा है, सेम एंगल बना रहा है यहां पे। तो ये पॉइंट सरकमफ्रेंस का पॉइंट होगा, ये पॉइंट किसका होगा, सरकमफ्रेंस का पॉइंट होगा। ये पॉइंट हमें पता है एस ए कॉमा 0। तो आपको क्लियर है कि इस तरीके से ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हम एक पैराबोला लें और उस पर 3 टेंजेंट्स बनाएं और 3 टेंजेंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका सरकम सर्कल हमेशा पैराबोला के फोकस से पास करेगा। क्लियर है तो बता दीजिए लिख के। ओके, अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट ही बोल रहा है वैसा ही है ना, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 3 पॉइंट्स ऑन अ पैराबोला इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एट दिस पॉइंट। मतलब किस 2 ट्रायंगल की बात हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा तो आपको किन 2 ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनना। एक ट्रायंगल जो इससे बन रहा है यहां पे, अब मैं दोबारा नहीं बना रहा हूं है ना, आप देख लीजिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, एक तो इस पी क्यू आर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना। ये देखो एक पॉइंट पी है, इस तरीके से एक पॉइंट यहाँ क्यू है और एक पॉइंट यहाँ आर है। तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है कैसे निकालते हैं, सिंपल है, हाफ, और तीनों कोऑर्डिनेट्स पता ही है आपको। तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है तो क्या हो जाएगा, ए टी वन स्क्वायर 281 1, ए टी टू स्क्वायर 282 1। और ये आपको इलस्ट्रेशन में मिल भी जाएगा, आप इलस्ट्रेशन 26 एंड 27 देखिएगा ना बच्चों, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन मिल जाएगी है ना। कुछ नहीं करना है, इससे a और 2a बाहर निकाल लीजिए, तो 2a स्क्वायर बाहर आएगा, इस 2 से कट जाएगा a स्क्वायर। और ये एक स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है इफ यू रिमेंबर, तो इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये t1 माइनस t2 है ना, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू याद करिए, t1 माइनस t2 इंटू t2 माइनस t3 इंटू t3 माइनस t1, ऐसे ही आता है, साइक्लिक है ना, सॉरी साइक्लिक नहीं, ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है जो हमने याद करवाया था ना, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वही वाला। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर है क्या, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये इलस्ट्रेशन 26 में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा पूरा, आप चाहो तो वहां से सॉल्यूशन डायरेक्टली भी चेक कर दो, बाकी मैं बता तो रहा ही हूं है ना, अगर आप मेहनत से समझ रहे होंगे तो ये डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हैं ना। फिर दूसरा हमें इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है, जैसे इसको मैंने डेल्टा 1 कह दिया, तो हम लोग बोले कि डेल्टा 2 क्या है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसको भी निकालना पड़ेगा है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालेगा तो हाफ, और वहां पे पॉइंट्स क्या है दोस्त, ए टी1 टी2 है ना, पूरी अच्छी तरीके से आप कैलकुलेट कीजिएगा, बन जाएगा। नहीं समझ में आया तो आप इलस्ट्रेशन वाला देख लीजिएगा पॉइंट, ये जेई में आया था सवाल है ना, फिर से आ सकता है, ऐसा नहीं जेई मेन में नहीं आ सकता है ना। इसमें क्या करता है, बहुत सिंपल खेल करता है कि एक एरिया दे देता है, दूसरा एरिया पूछ लेता है। अब बच्चे क्या है, फिर अगर ऐसे करें, उनको याद नहीं है तो फिर उनको ये एरिया लिखना पड़ेगा, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एरिया निकलना पड़ेगा, तब वो रिलेशन बना पाएंगे। जिनको पता है तुरंत कर देंगे, आधा आंसर आ जाए। तो ये डेल्टा 2 हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसको भी निकाल सकते हो, 2 जीरोस क्रिएट कर लो, ए बाहर निकालो, 2 जीरोस निकाल के इसको एक्सपैंड कर दो है ना, इसकी जो वैल्यू आएगी उसकी जो वैल्यू आएगी, तो यू विल सी कि जो डेल्टा 1 आएगा और डेल्टा 2 आएगा, इसका रेशियो 2 आ जाएगा है ना। यानी हम लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द 3 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, मतलब ये जो 3 पॉइंट्स हैं पैराबोला पे, उससे जो ट्रायंगल का एरिया है, दिस इज ट्वाइस, मतलब डेल्टा 1 इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट दीस पॉइंट्स। मतलब इन तीनों पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स बन रहे हैं बच्चों, उनसे जो एक ट्रायंगल बना है उसके एरिया का डबल होगा। तो इसको मैंने डेल्टा 2 कहा है अभी अभी जो है ना, और उसको डेल्टा 1 का है, तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 कितना आएगा, 2। कुछ नहीं करना है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। नहीं समझ में आया, इलस्ट्रेशन 26 है मुझे जहां तक याद आ रहा है, तो आप वहां देखिएगा, आपको दिख जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो एक लास्ट पॉइंट पे आएंगे क्योंकि समय भी हो ही गया है। अगला पॉइंट भी जो है, इसको आप देखिएगा, बिल्कुल इलस्ट्रेशन शायद 27 होगा है ना, इसको आप निकालिएगा, बन जाएगा है ना। इसमें क्या बोलता है वो मैं बस आपको समझा देता हूं। इसे बोला कि प्रूव दैट द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द 3 टेंजेंट्स थ्रू द पैराबोला लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। तो किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, फिर से सुनना, इसी ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये एबीसी वाले ट्रायंगल की। कह रहा है कि जो इसका ऑर्थो सेंटर होगा वो डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेगा, उसका ऑर्थो सेंटर कहां पे होगा, डायरेक्ट्रिक्स पे। तो ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं बॉस, ऑर्थो सेंटर 2 ऑल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन से निकालते हैं। तो क्या आप 2 ऑल्टीट्यूड्स लिख सकते हो, आंसर इज यस, कभी भी लिख सकते हो। जैसे ये जो ट्रायंगल एबीसी है, इसका एक ऑल्टीट्यूड नहीं लिख सकते, जैसे ये लिख सकते हो ना कि भाई ए कहां गया,
ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है आपके पास, है ना, ध्यान से देखिए। और यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस पे, थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है लेकिन आप सोचो ना, यहां से जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कीजिएगा, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो इसकी इक्वेशन नहीं लिख सकते क्योंकि देखो इसका जो स्लोप है बच्चों, ये है इसका स्लोप 1/t2, तो मैं लिख सकता हूं ना उसकी इक्वेशन a t3 + t1 है ना इक्वल टू, देखना ये वाला स्लोप है t2 पे टेंजेंट, है ना, t2 पे टेंजेंट कितना होता है 1/t2, t2 पे टेंजेंट का स्लोप कितना होता है 1/t2, तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप हो गया -t2, और कितना आ जाएगा x - a t1 t3, आप समझ रहे हैं। और एक और परपेंडिकुलर या एक और ऑल्टीट्यूड लिख लो, एक और ऑल्टीट्यूड, तो अगर आप मान लीजिए कि कहता है कोई कि सर इससे निकाल लेते हैं, इससे, इस पॉइंट से, है ना, इससे एक ऑल्टीट्यूड लिख देते हैं इधर, तो यहां पे क्या आएगा y - a t2 + t3, और इधर कितना आएगा देखना -t1। अब बोलोगे -t1 कहां से आ गया सर, तो भाई ये वाला टेंजेंट t1 का टेंजेंट है तो इसका स्लोप है 1/t1, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो गया -t1 इंटू x - a t2 t3, समझ गए बात को। अब दोनों को घटा दो तो y में से y गया 0, इधर आएगा -a t3 - a t1, और घटा रहे हैं तो यहाँ प्लस आ जाएगा a t2 + a t3, समझ रहे हो, तो a t3 गया, एंड दैट इज इक्वल टू, देखना यहाँ -t2x और यहां से +t1x, देखते रहो आप, समझ रहे हो बात को। और इधर से जब घटाओगे तो ये आएगा +a t1 t2 t3, और माइनस आएगा a t1 t2 t3। आप देखो क्या बढ़िया कट रहा है ये, यानी इन दोनों से आप देखोगे तो a कॉमन और अंदर t2 - t1, और इन दोनों से x कॉमन और अंदर t1 - t2। जब t1 - t2 कटेगा बच्चों तो x की वैल्यू क्या आएगी -a, x इक्वल टू -a, यही तो बतला रहा है कि ऑर्थो सेंटर का x कोऑर्डिनेट -a है, मतलब वो डायरेक्ट्रिक्स पे ही तो लाई करेगा, वो डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाई करेगा, है ना, क्लियर है। तो यही पॉइंट बोलता है आपका पॉइंट नंबर 10, है ना। वैसे तो मैंने देखो सॉल्व कर दिया है, बाकी आपकी मर्जी है, देख लीजिएगा एक बार, है ना, इलस्ट्रेशन 27 भी वैसे तो मैंने सॉल्व कर दिया पूरा, है ना। तो 9 और 10 पूरा ही सॉल्व किया है, बस वो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करिएगा तो हो जाएगा होगा। बाकी कुछ कैलकुलेटिव हैं, एक या दो जो भी है ना सर्कम सर्कल वाले, तो उसको मैंने छोड़ दिया है, आप उसको ध्यान रख लीजिएगा बस, ठीक है। लिख लियो तो बच्चों डन कर दीजिएगा, और होमवर्क का एक बतला दीजिएगा लास्ट स्टेटस क्या है, क्या सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया क्या, सॉरी पैरा बोला, हम होमवर्क स्टार्ट कर चुके थे ना। एक्सरसाइज 4 में कुछ होमवर्क दिया था क्या लास्ट क्लास में, या लास्ट टू लास्ट क्लास में। एक्सरसाइज 4 जेई एडवांस या एक्सरसाइज 5, थोड़ा बता सकते हैं क्या है होमवर्क का स्टेटस, थोड़ा जल्दी बतला दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो देख लीजिए। चलिए मेरे ख्याल से आप लोगों को शायद ध्यान नहीं, एक्सरसाइज 3 अप टू 33 कर लिया है। चलिए मेरे ख्याल से होमवर्क में आप एक्सरसाइज 4 कर लीजिए, है ना, है ना। अब एक्सरसाइज 4 में मुझे याद नहीं है कितने सवाल हैं, बोलोगे तो एक बार देख लेते हैं, फिर अगली क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग एलिप्स। थोड़े ज़्यादा ही लग रहे हैं, 28 सवाल हैं, अच्छा चलो। एक्सरसाइज 4 में 1 to 15 कर लीजिएगा, और एक्सरसाइज 5 देख लेते हैं ना, थोड़ा सा अपन 4 और 5 मिक्स कर देते हैं, 5 में 1 से 10, ठीक है। एक्सरसाइज 4 1 to 15 और एक्सरसाइज 5 1 से 10, है ना, ये अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और पुराना अगर कोई होमवर्क अभी पेंडिंग है तो वो भी आप बता दीजिएगा, तो अगली क्लास में डिस्कस होगा।